नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। मैंने जैसा कहा, आपको बताया, पिछले कई वीडियो में मैंने चर्चा की कि किस तरह से सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत तेजी से प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। आज भी वो शाहजहांपुर में 2 जगहों पे थे जहां पे उन्होंने जनसभाएं की हैं और उन्होंने वहां पे कई तरह की बातें की हैं। मैं आपको उन बातों को सुनवाऊंगा भी कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं सरकारी मंच से। मैं लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं कि किस तरह से सरकारी मंच एक तरीके से चुनावी मंच बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बच्चे का जन्मदिन मनाया और उस बच्चे को आप जानते हैं, उस बच्चे के बारे में भी बात करेंगे और इस जन्मदिन मनाने के पीछे अखिलेश यादव की क्या मंशा है, समाजवादी पार्टी की क्या मंशा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक नई खुशबू फैलाने की कोशिश की है, वो खुशबू क्या है, राजनीति में ये खुशबू कितना काम कर पाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे मायावती के नए आरोपों के बारे में, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा को आपस में मिलीजुली कुश्ती करने का एक आरोप मढ़ा है। क्या है ये सारा उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नया रंग, इस पर चर्चा करें। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आज शाहजहांपुर में थे। शाहजहांपुर क्षेत्र वही इलाका है जहां से कांग्रेस के एक बड़े नेता जितिन प्रसाद, जो राहुल गांधी के मित्र माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जितिन प्रसाद के इलाके में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मंच साझा किया और उस मंच से क्या कहा गया ये भी आप जरा सुन लीजिए। आज जब हम लोग जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का, 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती होती तो जो काम तिलहर में हो रहा है, जो काम कटरा में हो रहा है, जो कार्य शाहजहांपुर में हो रहा है, वह सब कार्यों का लाभ जलालाबाद में भी इन विधायकों के प्रयास से यहां भी देखने को मिलता। और मैं अपील करूंगा, सरकार ने अपने स्तर पर जो दिया वो तो आया ही है, लेकिन हम सबको इसमें और तीव्रता के लिए, आने वाले समय के लिए सतर्क रहना होगा। ये मंच सजाया गया था कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जिले में 259 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था। इस शिलान्यास के बहाने योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर राजनीति की ढेर सारी बातें की। आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो 10 मिनट के भाषण में 5 मिनट खत्म होते ही वो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं और उन्होंने यहाँ भी वही किया। इसके अलावा यहाँ पे एक खास बात जो जानकारी आई है वो ये कि जो 2 सभाएं थी, एक तो शाहजहांपुर में थी जो जिला मुख्यालय पे थी 259 करोड़ की, जिसमें विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। दूसरा कार्यक्रम खिरनीबाग में था शाहजहांपुर में, जहां पे 226 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। अभी मैं इससे पहले कटरा, जलालाबाद और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहा था। अभी शाहजहांपुर में हूं, यानी दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जनपद के अंदर। मेडिकल कॉलेज, कभी सोचता था कोई यहां का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में बन गया है। इस सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक आधार है और भाइयों बहनों, इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से
न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बल्कि शाहजहांपुर और आसपास के जनपदों के नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की सुविधा भी शाहजहांपुर में ही प्राप्त होगी। ये योजनाएं जो लगातार लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और इसमें एक नई जानकारी ये जुड़ गई है, क्योंकि इन सभाओं में, इन सरकारी कार्यक्रमों में अब पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ जुट रही है। ये भीड़ कैसे आ रही है, इसका खुलासा आज इसलिए हो गया क्योंकि जब प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम सजाया जा रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, 14 नवंबर को वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए सुल्तानपुर जिले के डीएम ने एक चिट्ठी जारी की है। वो चिट्ठी सामने आ गई है, जिस चिट्ठी में कहा यह जा रहा है कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च पर बसों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री की सभा में लोगों को जहां तहां से लाया जा सके, भीड़ जुटाई जा सके। तो इस तरह का एक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, योगी सरकार का जो प्रयास है, उसका एक खुलासा हो गया है इस चिट्ठी के बहाने कि कैसे इन सरकारी कार्यक्रमों में, इन शिलान्यास और लोकार्पण योजनाओं के कार्यक्रम में कैसे भीड़ जुटाई जा रही है और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। मंच से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को तेजी गति दिया जा रहा है। सभी मंच पे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जुट रहे हैं, कई मंचों से आपको प्रदेश के अध्यक्ष भी दिखाई दिए हैं, स्वतंत्र देव सिंह, सरकारी मंचों पे, हालांकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसे मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं और वहां से राजनीतिक बातें हो रही हैं। और इसको लेकर आज मायावती ने सवाल किया और मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर भी एक तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किया और कहा कि ये सभी पार्टियां तरह तरह की घोषणाएं करके लोगों को लुभाने और ललचाने का काम कर रही हैं और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं, मायावती ने कहा है कि ये सब, इस सब से साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। मायावती ने खासतौर पर बीजेपी और एसपी के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में जो अंदरूनी तालमेल की बात की है, ये उसी तरह की बात है जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, जिसको लेकर कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने जब गोरखपुर के मंच से जिस तरह से हमला और रुख अख्तियार किया था समाजवादी पार्टी के लिए, तो इसी तरह का एक तो ये दिखाई दे रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक आपसी प्रतिस्पर्धा भी दिखाई दे रही है विपक्षी दलों में। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमले कर रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है, बीएसपी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमले कर रही है, कांग्रेस के ऊपर हमले कर रही है। तो आप देखिए कि किस तरह का एक चतुष्कोण बन रहा है कि इस लड़ाई में कैसे कौन किस पर किस तरह के हमले कर रहा है। ये स्थिति अभी बन गई है उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में। एक नया अध्याय जुड़ गया है कि कोई किसी को नहीं बख्शने जा रहा है, सब एक दूसरे पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो कैसे फैसला करेगी, किनको सही समझेगी, किनको गलत समझेगी। और जनता के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि सही बात कौन कर रहा है। इन राजनीतिक दलों की चाल को समझना अब जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए ऐसा लग रहा है। हालांकि माना जाता है कि जनता जनार्दन और जनता है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक दलों ने कंफ्यूज करने का कोई भी जो है उपाय नहीं छोड़ा है। वो कंफ्यूज कर रहे हैं लगातार, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है, चुनाव के बाद कौन किसके साथ हो जाएगा या इस वक्त कौन किसके साथ अंदर से खेल रहा है, कौन बाहर से खेल रहा है। ये स्थिति थोड़ी इस वक्त विकट है और इसी बीच ये सारी चीजें सामने आ रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो मूल सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं उसमें घनघोर राजनीति जो सामने आ रही है, इसमें साफ है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का स्तर गिरेगा आने वाले समय में। ये अभी से पता चल रहा है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं एक दूसरे के प्रति,
और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं मंचों से, उसमें साफ है कि कोई किसी को किसी स्तर पर छोड़ेगा नहीं। और ये अभी से दिखने लगा है, क्योंकि लड़ाई कांटे का मुकाबला है और ये चुनाव बेहद अहम है सभी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए वापसी अहम है, क्योंकि उसको 2024 के चुनाव का सामना करना है, उसको बताना है कि वो अभी कमजोर नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि 5 साल बाद वो सत्ता में वापसी कर सके, वो बता सके कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो प्रदेश में शासन किया है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश की जनता में भारी असंतोष है महंगाई को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है, जिस तरह से एक नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का रहा है, जिस तरह से लोगों के सामने समस्याएं पैदा हुई हैं, इसकी वजह से लोगों में निराशा है, नौजवानों में निराशा है बेरोजगारी को लेकर। और भ्रष्टाचार का जो सवाल वो उठा रहे हैं, उस सवाल को आज इसलिए भी ताकत मिल गया क्योंकि आज शाहजहांपुर में जब योगी आदित्यनाथ भाषण कर रहे थे, वहां पे आशा कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात करने के लिए कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आशा कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ के पास जाने नहीं दिया, अपनी बात रखने के लिए उनको मंजूरी नहीं दी। और जिसकी वजह से जो दृश्य पैदा हुआ है, जो खबरें आ रही हैं वहां से और जिस तरह की तस्वीर आ रही हैं, वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि पुलिस वाले और आशा कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है। एक दूसरे के ऊपर हमलावर रुख अख्तियार किया है लोगों ने। पुलिस वालों ने भी आशा कार्यकर्ताओं का, आशा वर्कर्स को पीटा है और आशा वर्कर्स ने भी हाथ पांव चलाए हैं और पुलिस वालों को चोट लगी है। तो ये जो दृश्य पैदा हुआ है, आपको मैं बता दूं कि आशा वर्कर्स को लेकर आशा वर्कर्स में लंबे समय से असंतोष बना हुआ है, और सिर्फ शाहजहांपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे उनका आंदोलन चल रहा है। वो लगातार डिमांड कर रही हैं कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनको मानदेय समय पे नहीं मिल रहा है, और उनके साथ उनको मानदेय उनके बैंक अकाउंट में जाने के पहले उनको 500-500 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं। और ये आरोप है कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा तंत्र बन गया है, एक ऐसा कॉकस बन गया है जो उनसे 500 रुपए ले रहा है और उसके बाद ही उनका मानदेय उनके अकाउंट में जाता है। ये बड़ा गंभीर आरोप है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति उनकी सरकार का 0 टॉलरेंस है, जबकि सीधे सीधे ये सामने आ रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, और वो भी मानदेय और वो मानदेय भी उनके अकाउंट में समय से नहीं आ रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जैसा शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है, किसी का मानदेय समय से नहीं आ रहा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अभी हाल में जब अनुपूरक बजट पेश किया गया था, तो उसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया गया, और मानदेय को बढ़ाने के हिसाब से उनके अकाउंट, उनके मद में पैसा अलॉट किया गया। लेकिन अभी तक ढेर सारे शिक्षा मित्रों को, बल्कि ज्यादातर शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले तक कोई मानदेय उनके अकाउंट में नहीं गया था। और आशा कार्यकर्ताओं का, आशा वर्कर्स का ये सीधा सीधा आरोप है कि उनको भी रेगुलर रूप से मानदेय नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि प्रदेश के आशा वर्कर्स को कितनी अहम जिम्मेदारी मिली थी, खासतौर पे कोरोना काल में भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ चूंकि वो काम करती हैं, तो उन्होंने किस तरह से उनकी भूमिकाएं रही है। और उनको कहा गया कि कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक स्थिति इस वक्त है। और अब आखिर में मैं बात करूंगा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ। आपको मालूम है कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से एटीएम पर भीड़ लगती थी, बैंकों के सामने भीड़ लगती थी, और उसी भीड़ में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिस बच्चे को अखिलेश यादव ने नाम दिया था खजांची। और वो लगातार, वो सपेरा समुदाय से है, वो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं। उसका जन्मदिन पहले भी मना चुके हैं, लेकिन आज उसका जन्मदिन पार्टी कार्यालय में मनाया गया और बड़ा एक ऐसा दृश्य पैदा हुआ। उसके जन्म को देकर, उसके जन्मदिन को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं में उत्साह देखा गया, आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीर है इस वक्त आपके सामने
कि इस बच्चे को बधाई देने के लिए, इस बच्चे को अपनी शुभकामना देने के लिए, इस बच्चे को उपहार के रूप में पैसे देने के लिए लाइन लग गई। तो ये आज एक दृश्य उपस्थित हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और आज ये एक दृश्य पैदा हुआ, आज ये एक दृश्य उपस्थित हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और अखिलेश यादव की मौजूदगी में। ये अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और किसी भी राजनीतिक कार्यालय में इस तरह का आपने कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम सामने आया है। इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने उनके एक एमएलसी हैं, उन्होंने कन्नौज से हैं, कन्नौज खुशबू के लिए जाना जाता है, आपको मालूम है, और कन्नौज से उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नाम पर उन्होंने एक इत्र का इजाद किया है, और उनका कहना है कि इसके लिए उनके वैज्ञानिकों ने खास प्रयास किया है, और इसमें 22 तरह के फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक अलग तरह की खुशबू है। और उन्होंने कहा है कि 2024 के पहले हम 24 फ्लेवर्स वाले नए इत्र लॉन्च करेंगे, ताकि पूरे देश में जो इस वक्त राजनीतिक प्रदूषण है उस प्रदूषण को समाप्त किया जा सके, जो भाईचारा नहीं है, जो एक भेदभाव, एक जो बंटवारे की राजनीति चल रही है, उससे जो एक नफरत की राजनीति पैदा हुई है, उस नफरत की राजनीति को, उस नफरत की राजनीति को इस खुशबू से समाप्त करने के लिए उनका प्रयास है। और इस तरह का एक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज खुशबू भी बांटा गया, इत्र बांटे गए, पत्रकारों को भी दिया गया, नेताओं को भी दिया गया, और इस तरह का एक नए तरह का एक दृश्य भी उपस्थित हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।